नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब सकुशल होंगे। बच्चों, आज हम NCERT की कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत के अध्याय 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के भाग 2 की चर्चा करेंगे। बच्चों, इस अध्याय के भाग 1 में हमने जाना कि राजा कैसे बनते हैं। बच्चों, किसी भी राज्य या देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक राजा का होना बहुत ज़रूरी है। अब प्रश्न ये उठता है कि राजा कैसे बनते थे। संभवतः कि प्राचीन काल में कुछ शासक या राजाओं को जन यानी कि लोगों के द्वारा चुना जाता था, लेकिन आज से 3000 वर्ष पूर्व इसकी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन आए। कुछ लोगों ने यज्ञों का आयोजन करके अपनी समृद्धि से राज्य के पद पर प्रतिष्ठित हो गए, यानी कि वो राजा बन गए। इसके साथ साथ कुछ संपन्न लोगों ने बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करके अपने आप को राजा घोषित कर लिया। उन्हीं में से एक यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ। बच्चों, इस अध्याय में हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में भी जाना कि वर्ण व्यवस्था क्या होती है। ब्राह्मणों ने लोगों को 4 भागों में बांटा था और उनका इन 4 भागों में बांटने का आधार था जन्म। ये 4 भाग थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो लोग थे वो अध्ययन और अध्यापन का कार्य करते थे। इसके साथ ही साथ वो यज्ञ इत्यादि को भी करवाते थे और इसके बदले में उन्हें विभिन्न प्रकार के उपहार मिलते थे। क्षत्रिय वो लोग थे जो युद्ध करते थे और राज्य की जनता की सुरक्षा करते थे। वैश्य में पशुपालक, कृषक, व्यापारी लोग शामिल थे और सबसे निचले दर्जे पर थे शूद्र वो लोग थे जो ऊपरी 3 वर्णों की सेवा का कार्य करते थे। शूद्रों को यज्ञ इत्यादि करने की आज़ादी नहीं थी, यानी कि वो किसी भी प्रकार के यज्ञ इत्यादि में शामिल नहीं हो सकते थे। बच्चों, इसके बाद हम इस अध्याय में हमने यह भी जाना कि किस प्रकार जो राजा पहले कुछ लोगों का राजा हुआ करता था, धीरे धीरे वो फिर जनपदों के राजा बन गए। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जनता के बसने की जगह। जन का मतलब लोग और पद का मतलब होता है उनके बसने की जगह। पुरातत्वविदों ने कई बस्तियों की खुदाई करने के बाद उन्हें पता लगा कि वहाँ के लोग किस प्रकार के मवेशियों को पालते थे, किस प्रकार की खेती करते थे और किस प्रकार के घरों में रहते थे। उन्होंने जाना कि वो लोग झोपड़ियों में रहते थे और गेहूँ, जौ, धान, तिल, सरसों, गन्ना इत्यादि फसलों की उपज करते थे। तो बच्चों, आज हम इसी अध्याय के भाग 2 में हम जानेंगे कि जनपद किस प्रकार से महाजनपदों में बदले, उन महाजनपदों की कर व्यवस्था क्या थी, वहाँ के खेती में कौन कौन से परिवर्तन आए, और साथ ही साथ हम 2 महत्वपूर्ण महाजनपदों मगध और वज्जी की चर्चा भी करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम जनपद से महाजनपद की बात करते हैं, यानी कि अब हम चलते हैं जनपद से महाजनपद की ओर। बच्चों, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। महा का मतलब बड़ा और जनपद हम पहले ही बात कर चुके हैं, लोगों के बसने की जगह। महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। लोगों ने
अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था। किलेबंदी। किलेबंदी से राजा अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। यानी कि जो राजा जितना ज़्यादा संपन्न होता था, जितना उसके पास ज़्यादा संसाधन होते थे, वो उतनी ही अच्छी किलेबंदी करता था। किलेबंदी से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था, क्योंकि जब लोग एक सराउंडिंग एरिया में रहते हैं, यानी कि एक किलेबंदी में रहते हैं, तो उन पर नियंत्रण करना आसान हो जाता है। इसके साथ ही साथ किलेबंदी में रहने वाले लोगों को भारी आक्रमण से सुरक्षा भी मिलती थी। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना, यानी कि पूरे बड़े स्तर पर योजना बनानी पड़ती थी। लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। बच्चों, जब हम जितने बड़े निर्माण कार्य को करते हैं, उस निर्माण कार्य को करने के लिए हमें ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा हमें संसाधनों के साथ साथ हमें मानव श्रम की ज़रूरत भी पड़ती है, और उस समय मानव श्रम के रूप में महिलाओं, पुरुषों तथा बच्चों को काम पर लगाया जाता था। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये कौशाम्बी किले की एक दीवार दर्शाई गई है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की एक दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। अब बच्चों, ये आहत सिक्के क्या होते हैं? आहत सिक्के ये चांदी के या तांबे के बनाए जाते थे और इन पर किसी चित्र को अंकित किया जाता था, यानी कि किसी चित्र को दबा करके बनाया जाता था। कर। महाजनपदों की कर व्यवस्था किस प्रकार थी, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। महाजनपदों के राजा को विशाल किले बनवाने व बड़ी सेना रखने के लिए प्रचुर संसाधनों और कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। इसलिए महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। बच्चों, इससे पहले कि जो आम जनता थी वो शासक के लिए, यानी कि राजा के लिए उपहार लेकर जाती थी। चूँकि अब किले बनवाने, सेना रखने के लिए, उनको वेतन देने के लिए, खर्चे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अब जो महाजनपद के राजा थे वो उपहारों पर निर्भर न रह करके उन्होंने नियमित कर वसूलने की प्रथा को अपनाया। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। यानी कि जितनी भी कुल उत्पादन फसल होती थी उसका 1/6वां हिस्सा कृषक को कर के रूप में राजा को देना पड़ता था और इसको भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में
एक दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। इससे समझ में आता है बच्चों कि सभी लोगों को किसी न किसी प्रकार से कर चुकाना पड़ता था। अब हम बात करते हैं कि उस समय कृषि में कौन कौन से परिवर्तन हुए। कृषि में परिवर्तन, जैसा कि हमने बच्चों जानते हैं कि महाजनपदों की अधिकांश जनता कृषक वर्ग से थी और वो कृषि कार्य से संबंधित थी। और कृषि में कार्य में कौन कौन से परिवर्तन आए। कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। पहला, लोहे से बना हल का फाल और दूसरा धान के पौधों का रोपण, यानी कि खेत को जोतने के लिए अब लोहे से बने हल के फाल का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे कि खेत की जुताई ज़्यादा गहरी कर सकते। और साथ ही साथ दूसरा परिवर्तन यह आया कि धान के पौधों का अब रोपण किया जाने लगा। लोहे से बना हल का फाल, कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। धान के पौधों का रोपण, खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उसका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह सकते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होती थी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास, दासी तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण। मगध, बच्चों मगध महाजनपद एक महत्वपूर्ण जनपद था। अब हम इस महाजनपद की बात करते हैं। लगभग 200 सालों में मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। तो बच्चों, गंगा और सोन नदियों मगध को एक महत्वपूर्ण महाजनपद बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। तो बच्चों, इन सब कारणों से, क्योंकि मगध का जो क्षेत्र था वो संसाधनों से भरपूर था, वहाँ पे प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध था नदियों के रूप में। वहाँ पे जंगल से हर प्रकार के संसाधन मिल जाते थे, जो कि किसी भी महाजनपद की उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी थे। इसीलिए मगध एक महाजनपद के रूप में विख्यात हुआ। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिम्बसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर ने
मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीता और भारत में व्यास नदी के किनारे से मगध की ओर कूच करना चाहा था, परंतु उसके सैनिकों ने इनकार कर दिया। सिपाही इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। बच्चों, एक दूसरे महाजनपद की बात करते हैं, वो है वज्जी। मगध के नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते थे। गण का मतलब है कई सदस्यों वाला समूह, और संघ का मतलब होता है संगठन या सभा। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी ये शासक एक साथ शासन करते थे। इनमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद से तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। लगभग 1500 साल पहले तक संघों का राज्य चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। बच्चों, इस मानचित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और दर्शाए गए जनपदों या महाजनपदों को ढूंढिए। मगध, वज्जी, कौशांबी, अंग, गांधार, यूनान और एथेंस। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। और वर्तमान में हमारे देश में भी प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र व्यवस्था प्रचलित है। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए एक साल में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे, यानी कि ये जो व्यवस्था बहुत अच्छी थी, जिसमें सभी लोगों को सहभागिता प्राप्त थी। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों के द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। बच्चों, इस अध्याय के भाग 2 में हमने महाजनपदों का विकास किस प्रकार से हुआ, महाजनपदों की किलेबंदी करने के पीछे क्या कारण रहे होंगे, इसके साथ ही साथ हमने महाजनपदों की कर व्यवस्था, कर किस प्रकार से एकत्रित किए जाते थे और कर कौन कौन लोग अदा करते थे, इसके साथ
हमने महाजनपदों में कृषि में आए परिवर्तनों के बारे में भी जाना। बच्चों, इस भाग में हमने 2 महाजनपदों जैसे मगध और वज्जी के विषय में भी हमने बारीकी से जानने की कोशिश की है। इसके साथ अन्यत्र में एथेंस की शासन व्यवस्था कि किस प्रकार से वहाँ पे प्रजातंत्र को लागू किया गया और किन लोगों को नागरिक अधिकार प्राप्त थे, किन लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त था और किन लोगों को नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, इस विषय पर भी चर्चा की। आइए बच्चों, अब इस भाग से संबंधित गृह कार्य पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1, महाजनपदों की कर व्यवस्था को विस्तार से समझाइए। प्रश्न नंबर 2, इस युग में कृषि के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों को लिखिए। प्रश्न नंबर 3, समाज के कौन से समूह थे जो गणों की सभा में हिस्सा नहीं ले सकते थे। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्राचीन जनपद वर्तमान में किन राज्यों में स्थित हैं। नंबर 1 वैशाली, 2 मगध, 3 उज्जैन, 4 कौशल। दिए गए गृह कार्य को पूर्ण कीजिए। अब हम मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार।